नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार नेलवाल। मैं आज आपके सामने, जैसा कि हमने कल कहा था कि हम यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करेंगे, तो आज आपके सामने मैं यूरोप महाद्वीप के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप दुनिया का ये छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूँ तो। और ये आपके सामने जो नक्शा है आप देख पा रहे हैं यूरोप महाद्वीप को। वास्तव में अगर हम यूरोप महाद्वीप को देखें तो इसका ज़्यादातर एरिया आप देखेंगे समुद्र से घिरा हुआ है। नीचे भूमध्य सागर है, ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये भूमध्य सागर है। पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर है, उस तरफ अगर आप जाएंगे तो अटलांटिक महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर। इस तरह से देखिए इसके ज़्यादातर देशों की अगर मैं बात करूं तो नीचे के देश देखिए तीन तरफ से समुद्र से घिरे हैं। इटली को देखिए आप, स्पेन को देखिए आप, फ्रांस को देखिए आप, ज़्यादातर देश इसके तीन तरफ से समुद्र से ही घिरे आपको मिलेंगे। ऐसे देशों को जो तीन तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं हम अक्सर प्रायद्वीप के नाम से बुलाते हैं। पिछले अध्याय में हमने बात करी थी सबसे बड़े प्रायद्वीप की, जो एशिया में था, अरब प्रायद्वीप। अगर हम यूरोप की आकृति को देखें तो न सिर्फ देश बल्कि ज़्यादा पूरा महाद्वीप ही तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। इसीलिए हम यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्योंकि देखिए यूरोप महाद्वीप में दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देश है। और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देशों में अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या भी यहीं पर रहती है। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो जो ऊपर के देश हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन, इन देशों में सबसे जो रैंक है 1, 2, 3, ये टॉप 5 देशों में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देशों में आपको नज़र आ जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का है मतलब ये है कि लगभग 45-46 देश यूरोप महाद्वीप के दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, यहाँ पर लगभग प्रत्येक देश डेवलप्ड है। ज़्यादातर यहाँ पर ईसाई आबादी रहती है और फिर भी 2-3 देश ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, जैसे बोस्निया हर्ज़गोविना, ये बाल्कन कंट्री है। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के प्रत्येक देशों के बारे में और वो देश की स्थिति, पोजीशन, देखिए पोजीशन आप देख पा रहे हैं। ये पूरा महाद्वीप यूरेशिया का पार्ट था। मैं आपको बता दूं जो प्लेट है यूरेशिया प्लेट, उसी के अंतर्गत एशिया और यूरोप महाद्वीप आते हैं। दोनों का बॉर्डर किसी समुद्री सीमा से अलग नहीं हुआ है, जैसा कि हम देखते हैं अक्सर महाद्वीपों में। अफ्रीकन महाद्वीप अलग है अंध महाद्वीप के नाम से, दूसरी दुनिया के महाद्वीपों के नाम से हम अमेरिका के महाद्वीपों को जानते हैं। अंटार्कटिका बिल्कुल ही अलग है नीचे दक्षिण में, और एक द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। परंतु एशिया और यूरेशिया दोनों एक काल्पनिक रेखा से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यूराल पर्वत, यहाँ देखिए आप, यूराल पर्वत रशिया से, और उसके बाद ये कैस्पियन सागर, हमने पिछली बार भी बॉर्डर बनाया था इनका, कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। फिर आप देखिए काकेशस पर्वतमाला, ये वही काकेशस पर्वतमाला है जिसमें एशिया के 3 देश थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। और इन्हीं काकेशस पर्वतमाला पर है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूस जो चोटी है तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है, जहां जिसकी पोजीशन यहाँ पर है, माउंट एल्ब्रूस। ध्यान से देखिए आप, माउंट एल्ब्रूस काकेशस पर्वतमाला के ऊपर है। उसके बाद बॉर्डर बनाता है ब्लैक सी और टर्की। तो मित्रों, अब हम यूरोप महाद्वीप के देशों के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप में अक्सर तीन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसमें बहुत ज़्यादा, जिस जलवायु को बहुत ही ज़्यादा मुफीद माना जाता है मनुष्य के रहने के लिए। काफ़ी ठंडा भी है और उतना ठंडा भी नहीं है जितना ध्रुवीय है। 3 तरह की जलवायु में भूमध्य सागरीय जलवायु को दुनिया की सबसे उपयुक्त जलवायु माना जाता है। यहीं पर अंगूर, जैतून और खट्टे फलों की खेती होती है। कई प्रसिद्ध जगह यहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, इटली, शैंपेन, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर होती हैं। और एक मध्य महाद्वीपीय जलवायु जो बीच की है, ठंडी जलवायु है, थोड़ा सा ठंडा रहेगा वो, मध्य महाद्वीपीय जलवायु। और तीसरी जलवायु उत्तर में ध्रुवीय प्रदेश होने के कारण ध्रुवीय जलवायु, जो अति शीतोष्ण, बहुत ज़्यादा शीत वो जलवायु है। 3 प्रकार की जलवायु से यूरोप महाद्वीप बना है। अब हम यूरोप में मानचित्र में देखेंगे तो भूमध्य सागर, ब्लैक सी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, आर्कटिक महासागर, इन सागर और महासागरों के बीच यूरोप महाद्वीप बसा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप के देशों की। हम चलते हैं पूरब से। ध्यान से देखिए, पूरब में है पुर्तगाल और स्पेन और पुर्तगाल। देखिए बड़ा वाला स्पेन है, आप देख पा रहे हैं, स्पेन और पुर्तगाल। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पूर्वी देश है। देखिए वैसे आइसलैंड है सबसे उत्तर और पश्चिम में, ये पश्चिमी देश है। और स्पेन और पुर्तगाल से ही रास्ता जाता है दूसरी दुनिया यानी अमेरिका का, और यहीं से रास्ता जाता था केप ऑफ होप का। पहले इटली का व्यापार चलता था अरब के रास्ते, लेकिन
जब केप ऑफ हॉप के रास्ते से दुनिया गई तो स्पेन और पुर्तगाल सबसे नजदीक थे बाहर निकलने के लिए, यूरोप के प्रवेश द्वार। तो ये तो दो देश हैं, इन दो देशों को कहा जाता है आइबेरिया का प्रायद्वीप। आइबेरिया, यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल जो एक साथ लगे हुए हैं, इनको पुर्तगाल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है, आपको पता होगा। आइबेरिया का प्रायद्वीप ये खोजी द्वीप भी है, क्योंकि पुर्तगाल से वास्को डी गामा, मैंने कहा सबसे पहले रास्ता यहीं से खुलता है। पुर्तगाल से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, वहीं स्पेन से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में, और 1498 में वास्को डी गामा ने खोज की भारत की। स्पेन और पुर्तगाल देख पा रहे हैं, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन और फ्रांस के बीच जो बॉर्डर बनता है वो बनता है पिरेनीज पर्वतमाला से। पिरेनीज पर्वतमाला स्पेन और फ्रांस के बीच बॉर्डर बनाती है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अक्सर आप जब यूरोप के देशों के बारे में पढ़ते हैं तो जब एक टैली बनती है तो उसमें रशिया का नाम होता है, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि रशिया तो सबसे बड़ा देश है दुनिया का। फिर वास्तव में रशिया का 70% हिस्सा एशिया में आता है, 70% से भी ज़्यादा, जबकि मात्र 30% या उससे भी कम यूरोप में आता है। अगर रशिया का हम यूरोप में ही गिन लेते तो यूरोप महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है, जिस कारण हम रशिया को यूरोप में लेते हैं। हाँ जी, सुनना आप बातों को। अगर हम रशिया को हटा दें तो फ्रांस, देखिए भौगोलिक सीमा में आपको यूक्रेन सबसे बड़ा देश लग रहा होगा, लेकिन इसके छोटे से चौसेस्को द्वीप भी है। तो द्वीपों का क्षेत्रफल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस। और फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है यूरोप महाद्वीप का जो टोटली खुद पर डिपेंड है, जो मतलब अन्न के मामले में, भोजन के मामले में यूरोप का एकमात्र कृषि प्रधान देश यही है, जहाँ पर काफ़ी एग्रीकल्चर होती है और डिपेंडेंट है अपने ऊपर। यूरोप में तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, दक्षिण में भूमध्य सागरीय, मध्य में महाद्वीपीय और उत्तर में ध्रुवीय। तो इस प्रकार यूरोप महाद्वीप में फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनना, लघु यूरोप के नाम से फ्रांस को जाना जाता है। और देखिए फ्रांस के उत्तर में उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर, और ये है ग्रेट ब्रिटेन की हम बात करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में अक्सर देखा जाए तो उत्तर की तरफ स्कॉटलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन एक समूह है 3 देशों का। ग्रेट ब्रिटेन में उत्तर की तरफ है स्कॉटलैंड, ये पूरब की तरफ है वेल्स। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते थे, पूरा ब्रिटेन है ये। और यहाँ पर है नीचे इंग्लैंड, साउथ में है इंग्लैंड जिसकी राजधानी है लंदन, जो टेम्स नदी के किनारे है। हाँ तो सुनना, जो टेम्स नदी के किनारे है लंदन। तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन 3 देशों को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और आयरलैंड में अगर मैं उत्तरी आयरलैंड मिला दूं, ये द्वीप है आयरलैंड जिसकी राजधानी है डबलिन, अगर मैं उत्तर का आयरलैंड मिला लेता हूं तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। तो ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है बीच में इंग्लिश चैनल फ्रांस से, और बीच में पड़ती है डोवर जल संधि। देखिए डोवर जल संधि, देख पा रहे हैं आप, डोवर जल संधि इनको अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा पर है एल्प्स पर्वतमाला। एल्प्स पर्वतमाला बड़ी प्रसिद्ध ये पर्वतमाला है। एल्प्स पर्वतमाला से आपको मालूम होगा गर्म हवाएं बहती हैं, चिनूक नीचे से आती हैं। चिनूक हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो ऊपर जो बर्फ जमी होती है उसको वो हटा देती हैं, और वहाँ पर मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। एल्प्स पर्वतमाला इटली के उत्तर में है। इटली का अगर आप देखेंगे उत्तर से घिरा हुआ है, सेम भारत की तरह है। नक्शा आप देखिए भारत की तरह है। भारत में भी उत्तर में हिमालय है, यहाँ पर भी उत्तर में एल्प्स पर्वतमाला है। नीचे भारत का हिस्सा भी प्रायद्वीपीय है, इटली का भी प्रायद्वीपीय है। इधर एड्रियाटिक सी है, इधर भूमध्य सागर है इटली के। तो इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, इटली को भारत का यूरोप भी कहा जाता है, या भारत को यूरोप का इटली भी कह सकते हैं आप। ठीक, यही इन्हीं एल्प्स पर्वतमाला से निकलती है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, क्योंकि गंगा एल्प्स पर्वतमाला से निकलती है और गंगा हिमालय से निकलती है और पो एल्प्स से। इटली का एकीकरण आपको पता होगा, इटली की जो लड़ाई थी गैरिबाल्डी, और हम इतिहास में पढ़ेंगे कभी इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। इधर वेनिस का इलाका हुआ करता था, वेनिस के अलावा पपन द्वीप था एक पपन, और नीचे सार्डिनिया हुआ करता था। जब हम इटली की क्रांति पढ़ेंगे तो आपको ये बताएंगे बिल्कुल, सार्डिनिया, वेनिस, और ये पपन का इलाका था। पपन के इलाके में जो पोप पादरी रहते थे वेटिकन सिटी में,
उन लोगों को इटली में नहीं रहने दिया, मतलब इटली से अलग एक देश माना गया है वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया यूरोप महाद्वीप में माना जाता है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश 1000 पॉप लोगों का समूह वेटिकन सिटी यूरोप में ही पड़ता है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी और मोनाको, दोनों ये यूरोप में पड़ते हैं, लेकिन वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के अंदर है। इटली के अंदर 2 देश हैं। देखिए दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जिनके स्थल सीमा के अंदर भी 2 देश हैं। एक है दक्षिण अफ्रीका, लुसोथो और स्वाजीलैंड, और दूसरा है इटली जिसके अंदर 2 देश हैं। एक दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी और दूसरा सैन मैरिनो, ये भी इटली के अंदर ही पड़ता है। देखिए फ्रांस, देखिए हमने इटली की काफी बात कर ली है। एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है रोम को। 7 रंग बदलने वाला पर्वतमाला रोम में पाई जाती है, बड़ी प्रसिद्ध ये जगह है रोम। और वेनिस का व्यापार चलता था भारत से पुराने जमाने में, बड़ा प्रसिद्ध ये जगह है। वेनिस के व्यापारी बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। फ्रांस का एक और बॉर्डर बनता है स्विट्जरलैंड के साथ। ये फ्रांस का बॉर्डर स्विट्जरलैंड के साथ बनता है जूरा पर्वत के माध्यम से। किस पर्वत के माध्यम से? जूरा पर्वत के माध्यम से। ये जूरा पर्वत आपको याद आ रहा होगा, स्विट्जरलैंड में है। ये मेरे ख्याल से खंड पर्वत का एक उदाहरण है। जूरा पर्वत जुरासिक काल में निर्मित हुआ था, जब डायनासोर धरती पर आए थे। मतलब काफी पुराना ये पर्वतमाला है जो बॉर्डर पर है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के। अब बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर। फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर है वासजेज पर्वत। ये ब्लॉक पर्वत है। क्या है? वासजेज पर्वत। वासजेज पर्वत देखिए फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर है। ध्यान से देखिए आप, वासजेज पर्वत और उसके पूरब में है ब्लैक फॉरेस्ट। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं। यहां पर है, मैं आपको बता देता हूं, वासजेज पर्वत और ये है ब्लैक फॉरेस्ट। ये दोनों खंड पर्वत है और इनके बीच रिफ्ट वैली में एक नदी बहती है। इनके बीच रिफ्ट वैली में एक नदी बहती है जो दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी है। उस नदी का नाम है राइन नदी। राइन नदी वासजेज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, इनके ठीक बीच से बहती है। दोनों खंड पर्वत है, दोनों के बीच से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। आप देख लीजिए उसको। राइन नदी के किनारे ये नीदरलैंड है, ऊपर देखिए नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ज्यादातर शहरों के नाम नीदरलैंड में टर्डम के नाम से है। ऐसे ही एक शहर का नाम है नीदरलैंड में, रोटरडम। ध्यान सुनिए, रोटरडम। रोटरडम दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है जो नीदरलैंड में है। यहाँ पर है दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह रोटरडम। और वहीं दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। आप, मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से राइन नदी। स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से ही निकल के ऊपर को बढ़ती है। स्विट्जरलैंड से ये ब्लैक फॉरेस्ट का इलाका है पूरा, वहां से निकल के ऊपर को जाती है। अब देखिए आपको ये 3 देश नजर आ रहे होंगे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। एक्चुअल में ये उत्तरी सागर के क्षेत्र में थे। उत्तरी सागर इलाका जो है उत्तरी सागर के क्षेत्र में हुआ करते थे। उत्तरी सागर के इस क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि कम थी, और जब कृषि के लिए भूमि कम थी तो क्या किया गया, उत्तरी सागर को पीछे धकेला गया। यहाँ से उत्तरी सागर को पीछे धकेल करके कुछ जमीन उपजाऊ निकाली गई। तो ये निचली धसी हुई भूमि के देश हैं। 3 देश जो आप देख रहे हैं, नीदरलैंड जिसको पहले हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, और ब्रसेल्स में है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। देखिए बेल्जियम बहुत ही मतलब देखिए आप छोटा देश है, लेकिन बेल्जियम यूरोपीय कॉन्टिनेंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स में, यहीं से यूरोप के सारे कार्य संचालित होते हैं। इसीलिए ब्रसेल्स को यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है। ध्यान से सुनते रहिए बातों को, सारी बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स को यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है। लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक जगह पड़ती है हेग। हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपने कई बार सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत, पाकिस्तान, कश्मीर विवाद को भी लेकर जाते हैं यूएनओ में। तो यूएनओ का जो न्यायालय है वो हेग में पड़ता है, यहाँ नीदरलैंड में। हेग उस जगह का नाम है हेग। जर्मनी में म्यूनिख, बर्लिन बड़े प्रसिद्ध शहर हैं। जर्मनी में एक जगह है रूर, जो खनिजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है रूर।
और जैसे भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, इसी तरह यहाँ पर इस जगह पर खनिज काफ़ी अच्छी संख्या में आपको मिलेंगे। जर्मनी के इस तरफ से एक नदी निकलती है, मैं आपको बता दूं जर्मनी में यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है डैन्यूब नदी, यूरोप की सबसे प्रसिद्ध नदी। मगर आप इस भ्रम में मत रहना कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी डैन्यूब है। सबसे बड़ी नदी यूरोप की है वोल्गा, जो यहाँ से निकलती है वल्दाई पहाड़ियों से, वो रशिया में पड़ेगी। सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस भी रशिया में है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा भी यहीं पर है। सबसे ज़्यादा खारे पानी का जो झील है डॉन झील, वो भी यहीं पर है। चलिए हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों से और दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों की राजधानियों से गुजरती है। तकरीबन 10 देश और 5 राजधानियों से ये गुजरती है। कल हमने नदी की बात करी थी मेकांग, आज हम बात कर रहे हैं डैन्यूब की। डैन्यूब नदी यहाँ से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट एक देश चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया आगे भी है। देखिए चेकोस्लोवाकिया से निकलती है और यहाँ पर जाती है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है यहाँ वियना, पहले ही राजधानी वियना। डैन्यूब नदी जितनी भी राजधानियों से निकलती है सबके नाम बा से शुरू होते हैं। ध्यान से सुनिए, सब राजधानियों के नाम बा से शुरू होते हैं। चेक, मैं रास्ता बताता हूँ आपको, यहाँ से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट चेक रिपब्लिक से। चेक रिपब्लिक के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से, पहली राजधानी वियना। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। जितनी भी राजधानियां हैं सब बा से शुरू होंगी, वियना, ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा के बाद ये नदी नीचे जाती है हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट के बाद ये निकलती है रोमानिया। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। देखिए एक बार फिर हम शुरू से देखते हैं कि कितने राजधानियों से गुजरती है। चेक के बाद ऑस्ट्रिया, वियना के बाद ब्रातिस्लावा के बाद हंगरी की है बुडापेस्ट के बाद रोमानिया, बुखारेस्ट। उसके बाद ये जाकर गिर जाती है ब्लैक सी में। ये फिर जाती है मालदीव और यूक्रेन का बॉर्डर बनाते हुए सीधे ब्लैक सी में, काला सागर में। 1 2 3 4 5 राजधानियां हो चुकी हैं क्या? वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और एक और राजधानी है शायद ये सर्बिया की बेलग्रेड से भी ये निकलती है। राजधानी यहाँ पर है, ऐसे इस तरह से ये निकलती है। देखिए एक बार फिर दिखाता हूँ आपको मैं। चेक, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के बाद सर्बिया की बेलग्रेड, फिर बुल्गारिया का बॉर्डर से निकलते हुए रोमानिया की बुखारेस्ट के बाद मोल्डोवा, यूक्रेन, 10 देशों को क्रॉस करके ब्लैक सी में। तो 10 देश और 5 राजधानियां। देखिए आप फिर से वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट, रोमानिया की बुखारेस्ट और उसके बाद ऊपर और ये ब्लैक सी। नदी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यूरोप महाद्वीप में काफ़ी कंजस्टेड ये देश हैं, बड़े खड़े हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा लगते हैं। चलिए, तो डैन्यूब नदी के बारे में आपको जानकारी मिली, सबसे ज़्यादा राजधानियों से गुजरती वाली है। देखिए अब हम डिवाइड करते हैं कुछ देशों को। देखिए जर्मनी के उत्तर में डेनमार्क एक देश है। डेनमार्क को जूटलैंड कहा जाता है। ये डेयरी उद्योग, दूध उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जूटलैंड, ये देखिए डेनमार्क का एक सिरा नॉर्वे से भी लगता है। देखिए आप यहाँ इस पोजीशन को देखिए, ऊपर जो कंट्री आपको दिख रही है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे वही देश है जहाँ पर रात के 12 बजे और मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। रात के 12 बजे आपने अक्सर सुना होगा कि सूर्योदय होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि ध्रुव के उस कोने पर है जहाँ से ढलान है पृथ्वी का, और ढलान की वजह से यहाँ पर कभी मतलब 21 जून के दिन रात के 2:30 बजे तक दिन ही रहता है। ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे सूरज आया, लाइट मार के चला गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिन ही दिन रहता है, तब जाकर के आपको रात के 12 बजे कहा जाता है सूरज के दर्शन हो जाएंगे। नॉर्वे की राजधानी, ये पूरे टोटली ध्रुवीय देश हैं। यहाँ पर फिनलैंड तो 1000 झीलों का देश कहा जाता है। कई सारी झीलें हैं बीच में बनी हुई, बर्फीली, जो बर्फ जम जाती है और जैसे ही गर्म हवाएं आती हैं, चाहे वो चिनूक हो या कुछ भी हो, या मौसम 21 जून वाला आता हो, तो वो पिघल जाती है और वो झील बन जाती है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। जैसे कि बगल में लाडोगा झील है, बड़ी प्रसिद्ध है रशिया में लाडोगा झील। तो ये 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क और साथ ही साथ आइसलैंड, यहाँ पर लोगों का समूह एक जैसा रहता है। इन 5 देशों के ग्रुप को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री में 5 देश आते हैं। देखिए नॉर्वे, स्वीडन,
फिनलैंड, डेनमार्क जुटलैंड एरिया डेयरी के लिए प्रसिद्ध, और आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रियकजाविक। रियकजाविक जो आइसलैंड की राजधानी है वो दुनिया की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है। उत्तर में ये दिखेंगे आपको, लेकिन इनकी राजधानी दक्षिण में नीचे की तरफ है। 66.5 डिग्री जो वृत्त जाता है उसके सबसे नजदीक राजधानी है रियकजाविक, और रियकजाविक ही दुनिया की सबसे उत्तर में मौजूद राजधानी है। आपको समझ में आ रहा होगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री के नीचे ये हमने कल बात करी थी कि 8 देश एशिया महाद्वीप में रशिया के पार्ट हुआ करते थे 1991 से पहले, और साथ ही बात करी थी कि 7 देश आपको वो भी दिखेंगे जो 1991 से पहले रशिया के थे परंतु वो वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। उन 7 देशों की हम बात करते हैं। उन 7 देशों में सर्वप्रथम तो आते हैं 3 देश, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये पूरा बॉर्डर जो रशिया से लगा हुआ है ये पूरा कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था। जो यूक्रेन आपको यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश नजर आता है फ्रांस के बाद। टाइमिंग चल रहा है? हाँ, तो जो सबसे बड़ा नजर आता है यूक्रेन, वह भी कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था। ध्यान से देखिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन 3 देशों को जो रशिया के हिस्सा करते थे आज कहा जाता है बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक सी के किनारे पर है। ये बाल्टिक सी है जो 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री दिख रही है इनके नीचे साउथ में, और 3 ये जो बाल्टिक कंट्री है इनके बगल में। बाल्टिक कंट्री 3 है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। देखिए, जब आप बात करते हैं आर्यों की कि क्या यूरोपीय भी आर्यों के संतान थे, तो ये 3 देश जो आपको दिख रहे हैं बाल्टिक कंट्रीज के, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, अगर आप यहाँ की भाषा पर गौर करेंगे तो इनमें संस्कृत की झलक दिखती है। यहाँ पर आज भी कई शब्दों का संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इनके अंग्रेजी देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि इनकी संस्कृति कभी संस्कृत रही होगी। इन्हीं के आधार पर आप यह भी कह सकते हैं कि यूरोप की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो आर्यों से ही आई है। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ठीक, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। नीचे बेलारूस, यूक्रेन और माल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन और माल्डोवा, ये 3 देश भी रशिया के हिस्सा हुआ करते थे। 3 देश, माल्डोवा, यूक्रेन। यूक्रेन बड़ा प्रसिद्ध है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर एक घास का मैदान है जो बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ पर जिसको संसार का अन्न भंडार कहा जाता है, स्टेपी। स्टेपी का मैदान यूक्रेन में पाया जाता है। यूक्रेन में लोहे के खूब भंडार मिलेंगे, बहुत जबरदस्त भंडार यूक्रेन में मिलेंगे। ये यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है, जो 1991 से पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्टेपी का मैदान है जिसको विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। जो हंगरी में उसी अन्न भंडार को पुष्टाज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुष्टाज। हंगरी में उसी को पुष्टाज के नाम से जाना जाता है, जो रोटी का ही मैदान है अन्न का, पर दुनिया के मानचित्र में इसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। चलिए, अब यूक्रेन में लोहे का भंडार भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अफसोस कि अभी रशिया का हिस्सा नहीं है, अलग देश है। बाल्टिक सीज में अगर आप देखेंगे तो बाल्टिक और उत्तरी सागर के बीच में एक देश पड़ता है डेनमार्क, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और ये रास्ता जो आपको दिख रहा है बीच में एक नहर पड़ती है जो जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। ये पूरा उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को एक नहर जोड़ती है। इस नहर का नाम आप मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइए। बशर्ते मुझे भी मालूम है कोई देखता नहीं है, बहुत ही कम लोग इस वीडियोस को देखेंगे, फिर भी जितने भी देखेंगे एक बार सर्च जरूर करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ जाता हूँ, अब आपकी इच्छा पर है, आप जवाब दीजिए या नहीं दीजिए। मेरा कर्तव्य था आपको इन चीज़ों के बारे में बताना और समझना, उसको देखते जाइए। और एक रिक्वेस्ट और आपसे कर देता हूँ, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं और भी अच्छे आपको वीडियोस दूंगा, अगर मुझे दिखेगा काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, मैं और उसमें इंप्रूवमेंट करने की प्रयास करूंगा और लगातार अच्छा दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवालों का पूरा एक जथीरा मैं लेकर आऊँगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ये उत्तरी सागर है जो आपको नजर आ रहा होगा। चलिए, हमने उत्तर के देशों पर ज़्यादातर बात की, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन। अब हम बात करते हैं बाल्कन कंट्री की। बाल्कन कंट्री कभी युगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करती थी। युगोस्लाविया के अंतर्गत कुछ देश आते थे, जो युगोस्लाविया का भी एक संकट था, जिसमें देखिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और मैसेडोनिया, कुल मिलाकर के अल्बानिया, बोस्निया हर्जगोविना, तो ये जो पूरा इलाका था एड्रियाटिक सागर के पूरब में, ये सारा बाल्कन कंट्री का इलाका कहलाता था, जिसमें 8 देश आते थे।
बाल्कन कंट्री का 8 देश, इनकी एक ऐतिहासिक कहानी है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, पर किसी और वीडियो में ज़रूर आपको एक पूरी कहानी बताऊंगा। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, मैसेडोनिया, सर्बिया। सर्बिया उसमें प्रसिद्ध था लड़ाई में। सर्बिया और क्रोएशिया, क्रोट लोगों के बीच में। साथ ही इस्लामिक बोस्निया हर्ज़ेगोविना, इनकी आज़ादी अभी 1991 से हुई है। और एक देश तो कोस्टुको आज तक अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। और ग्रीस यहाँ पर दिख रहा हो, ग्रीस बाल्कन कंट्री का हिस्सा नहीं है। बाल्कन कंट्री के 8 देश हैं। वर्जिलैंड, कोस्टुको, सर्बिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनीग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया। ये पूरी पट्टी जो आपको दिख रही है ये बाल्कन कंट्री की है। 8 देश बाल्कन के हैं, 3 देश बाल्टिक कंट्रीज के हैं, 5 स्कैंडिनेवियन है, 8 और 3 11, 5 16 और 2 आइबेरिया है। 18 देश तो आपको यहीं से नजर आते हैं और ज़्यादातर देश इसके आपको यूरोपियन यूनियन में नजर आएंगे। ग्रीस जिसकी राजधानी है एथेंस, बड़ा प्रसिद्ध है। ये इसका दूसरा नाम यूनान भी है। ध्यान से सुनिए, इसका दूसरा नाम यूनान भी है। अब जो हमने बात करी यहाँ की प्रसिद्ध नदियों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, बात करेंगे बिल्कुल। हमने अभी तक राइन नदी पढ़ी। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो फैशन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, सीन नदी के किनारे है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और स्प्री नदी के किनारे है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी। ये छोटी नदियां हैं, इनके बारे में जो बड़ी नदियां थी राइन, डैन्यूब को मैंने आपको बताया। अब सबसे बड़ी नदी लडोगा झील के पास बल्दाई की पहाड़ी से निकलती है, बोल्गा। बोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान सुनिए, बोल्गा यहाँ से निकलती है और जा करके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील। बोल्गा नदी बल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। डॉन नदी यहाँ से निकलती है और ब्लैक सी में गिर जाती है। डॉन नदी भी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, यहाँ से निकलती है रशिया में और ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है। सरकार का एक प्रयास भी है रशिया में कि डॉन नदी को जो बोल्गा नदी है उससे जोड़ दिया जाए, डॉन नदी को जोड़ दिया जाए और पानी की आपूर्ति पर कंट्रोल कर लिया जाए। यहाँ पर काकेशस पर्वतमाला है जिसके ऊपर यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है। तो मित्रों, ये था यूरोप का एक पॉलिटिकल व्यू जो ज़्यादातर विकसित देशों का समूह है। और जो आपसे एक प्रश्न पूछा है, आशा है आप मुझे उसका उत्तर अवश्य देंगे। और यूरोप महाद्वीप से जुड़ी और अगर जानकारी है तो मैं उसके लिए एक और वीडियो उसका बनाऊंगा। निश्चित ही ये आपके रिस्पांस पर निर्भर करेगा और मैं आपसे ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रयासों को निरर्थक नहीं जाने देंगे। अवश्य पूरी वीडियो देखी होगी आपने और लास्ट में ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।